हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कोड विद विशाल में। आज हम HTML लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार HTML से वेब पेज बनाए जाते हैं, किस प्रकार HTML में CSS का यूज किया जाता है, HTML में कौन कौन से टैग्स का यूज होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोडिंग के लिए Notepad++ का यूज़ करें, क्योंकि एज ए बिगिनर Notepad++ कोडिंग के लिए सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर है। इसलिए मैं Notepad++ को ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाता है। एक HTML वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको डॉकटाइप डिक्लेयर करना होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ !डॉकटाइप HTML। दोस्तों, डॉकटाइप HTML ब्राउज़र को ये बताता है कि आप कौन से HTML वर्जन का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप HTML4 वर्जन का यूज कर रहे हैं, या फिर आप HTML5 वर्जन का यूज कर रहे हैं, या फिर आप किसी और वर्जन का यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ HTML और इसको क्लोज भी कर देता हूँ। दोस्तों, वेब पेज में जो कुछ भी कोडिंग होती है, चाहे वो बॉडी टैग डालना हो, इमेज टेबल फॉर्म क्रिएट करना हो, वो टोटल कोड आपको इस HTML टैग के अंदर लिखना होता है। अब मैं इस HTML टैग के अंदर लिखता हूँ हेड और इसको क्लोज भी कर देता हूँ। हेड टैग एक तरह का कंटेनर होता है जहां पर आप कई सारी चीज़ों को, कई सारी कोडिंग्स को डाल सकते हो। हेड टैग के अंदर टाइटल को लिखा जाता है। यदि आपको CSS का यूज करना है तो CSS के कोड को भी हेड टैग में ही लिखा जाता है। इसके अलावा यदि आपको कोई स्क्रिप्ट फाइल बनानी है HTML के लिए तो उस फाइल को भी आप हेड टैग में रख सकते हो। यहाँ मैं लिखता हूँ टाइटल का नाम मैं रखता हूँ विशाल और इसको क्लोज भी कर देता हूँ। इस प्रकार से हेड टैग में टाइटल को लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे बॉडी टैग की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बॉडी और इसको क्लोज भी कर देता हूँ। ये बॉडी टैग क्या है? HTML वेब पेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बॉडी टैग होता है। आप अपने वेब पेज में जो कुछ भी शो करना चाहते हैं उसकी सारी कोडिंग बॉडी टैग में लिखी जाती है। जैसे यदि आप अपने वेब पेज में कोई टेबल शो करना चाहते हैं, या कोई फॉर्म शो करना चाहते हैं, या कोई इमेज, वीडियो या ऑडियो शो करना चाहते हैं, तो उन सभी की कोडिंग बॉडी टैग में लिखी जाती है। मैं यहाँ लिखता हूँ P टैग और यहाँ लिखता हूँ हेलो माय नेम इज़ विशाल और इस P टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। ये P टैग क्या है? HTML में किसी पैराग्राफ को शो करने के लिए P टैग का यूज किया जाता है। यहाँ मैं एक और P टैग का यूज कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ प्लीज लाइक दिस वीडियो। अब मैं आपको बताऊंगा हेडिंग्स के बारे में। HTML में हेडिंग्स के 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। मैं यहाँ सभी टैग्स को लिखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा H1 और यहाँ लिखूंगा फर्स्ट हेडिंग और अब इस H1 टैग को क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और 5 बार पेस्ट कर दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा H2, H3, H4, H5, H6 और यहाँ लिखूंगा H2, H3, H4, H5 और H6। अब मैं इसको सेव करूंगा। मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा और यहाँ फाइल का नाम लिखूंगा। मैं यहाँ फाइल का नाम रखता हूँ home.html। अब मैं इस फाइल को ब्राउज़र पर ओपन करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ रन पर क्लिक करूंगा और यहाँ लॉन्च इन क्रोम पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट हेडिंग,
जो कि 6 बार लिखा हुआ है। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 हेडिंग, जो कि यहाँ सबसे ऊपर लिखी हुई है। उससे छोटी होती है H2 हेडिंग, जो कि यहाँ दूसरे नंबर पर लिखी है। H2 से छोटी हेडिंग है H3 हेडिंग, जो कि यहाँ तीसरे नंबर पर लिखी हुई है। इसी तरह से H4, H5 और H6 हेडिंग्स भी यहाँ लिखी हुई है। H6 हेडिंग सबसे छोटी हेडिंग है। इसके अलावा हमने 2 पैराग्राफ भी लिखे थे, वो भी यहाँ लिखे हुए आ चुके हैं। हेलो, माय नेम इज़ विशाल और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। हमने हैड टैग में टाइटल भी लिखा था विशाल, वो भी यहाँ ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा HTML में इमेज को कैसे ऐड करते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा img src = india.jpg। इमेज टैग को कभी भी क्लोज नहीं किया जाता है, इसलिए मैं इसे क्लोज नहीं करूंगा। india.jpg इमेज मेरे पास डेस्कटॉप पर मौजूद है। मैं इसे ओपन करता हूं तो देखिए ये इमेज आपको ब्राउज़र पर नज़र आएगी। अब मैं इसको सेव करूंगा और रन पर क्लिक करके लॉन्च इन क्रोम पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ इमेज शो हो चुकी है। इस इमेज की साइज़ को चेंज करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा हाइट = 50 और विड्थ = 50। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो देखिए इमेज की साइज चेंज हो चुकी है। इसी प्रकार से हम वीडियो टैग और ऑडियो टैग का यूज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको HTML में टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा। टेबल बनाने का सारा कोड हम बॉडी टैग में लिखेंगे। टेबल को बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। इसके अलावा हम tr टैग का भी यूज करेंगे। tr टैग का यूज टेबल में रो को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम ts टैग का भी यूज करेंगे और td टैग का भी यूज करेंगे। अभी हम टेबल क्रिएट करेंगे, तब आपको इन सभी टैग के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं और यहां लिखता हूं मार्कशीट। अब मैं यहां लिखूंगा टेबल और इस टेबल टैग को क्लोज कर दूंगा। यहां मैं लिखूंगा tr और इस tr टैग को भी क्लोज कर देता हूं। यहां मैं ts लिखूंगा और इस ts टैग को भी क्लोज कर दूंगा। tr टैग का यूज रो को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यहां मैं लिखूंगा इंग्लिश। मैं इस टैग को नीचे ले आता हूं और यहां लिखता हूं th मैथ्स और इस ts टैग को भी क्लोज कर देता हूं। यहां मैं लिखता हूं th हिंदी और इस ts टैग को भी क्लोज कर देता हूं। अब मैं इसको सेव करता हूं और ब्राउज़र को रिलोड करता हूं तो देखिए यहां लिखा हुआ आ चुका है मार्कशीट और साथ ही लिखा है इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी। यहाँ जो मार्कशीट लिखा है वो H1 हेडिंग है और tr टैग में लिखी इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एक रो क्रिएट कर रहे हैं। मैं अब इस टेबल में बॉर्डर का यूज करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा बॉर्डर = 1 और इसको सेव करके ब्राउज़र को रिलोड करूंगा तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर शो हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक और tr टैग का यूज करूंगा और लिखूंगा tr और इस tr टैग को भी क्लोज कर दूंगा।
अब मैं यहाँ लिखूंगा TD और इस TD टैग को भी क्लोज कर दूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा 50। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ 2 बार पेस्ट कर दूंगा। यहाँ लिखूंगा 60 और यहाँ लिखूंगा 80। अब मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउज़र को रीलोड करूंगा तो देखिए यहाँ 50, 60 और 80 प्रिंट हो चुका है। यदि मैं यहाँ एक और TD टैग का यूज करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 55, अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ 80 के आगे 55 प्रिंट हो चुका है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ 2 बार पेस्ट कर देता हूं। अब मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउज़र को रीलोड करूंगा तो देखिए यहाँ 2 रो और क्रिएट हो चुकी हैं। मैं इन संख्याओं को चेंज कर देता हूं। यहाँ मैं लिखूंगा 100, यहाँ लिखूंगा 140 और यहाँ लिखूंगा 120, यहाँ लिखूंगा 180, यहाँ पर लिखूंगा 250 और यहाँ पर लिखूंगा 450। अब इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ संख्याएं चेंज हो चुकी है। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। आपने देखा होगा इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं जहां आपको डाटा भरवाया जाता है, आपसे टेक्स्ट भरवाया जाता है, आपको आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछा जाता है, आपसे ईमेल आईडी पूछी जाती है, आपसे पासवर्ड पूछे जाते हैं और इन सभी डाटा को भरने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाता हूँ। इसमें आपसे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा गया है। इसके बाद इसमें टाइटल लिखना है, इसके बाद कंपनी का नेम पूछा है, इसके बाद ईमेल आईडी लिखनी है, इसके बाद फ़ोन नंबर लिखने हैं और इसके बाद में आपसे पूछा है आर यू एन एग्जिटिंग कस्टमर। यहाँ आपको यस और नो में से किसी एक को चूज करना है और लास्ट में आपको एक बटन दिया है जिस पर लिखा है रजिस्टर। HTML में फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ किया जाता है। इस फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग का यूज़ किया जाता है। ये इनपुट टैग क्या है? यदि आप रजिस्टर फॉर्म में किसी यूज़र से उसका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड ये सभी डाटा भरवाना चाहते हैं तो आपको HTML में इनपुट टैग का यूज़ करना होता है। इसके अलावा हम बटन टैग का भी यूज़ करेंगे जिससे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इस टेबल को कमेंट्स की मदद से बंद कर देता हूँ। HTML में कमेंट्स के लिए स्टार्टिंग में लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, और एंड में डबल डैश, ग्रेटर देन का यूज होता है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो देखिए स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ S3 रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इस S3 हेडिंग को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म और इस फॉर्म टैग को क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट।
अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ चुका है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसके नीचे टेक्स्ट बार भी शो हो चुका है। इनपुट टैग का यूज इसी टेक्स्ट बार के लिए किया जाता है। मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ टेक्स्ट बार के आगे नेम शो हो चुका है। मैं यहाँ फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। यहाँ मैं लिखता हूँ लास्ट नेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ लास्ट नेम और टेक्स्ट बार शो हो चुके हैं। यदि मैं लास्ट नेम को फर्स्ट नेम के नीचे शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा BR। HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज़ किया जाता है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ। तो देखिए लास्ट नेम फर्स्ट नेम के नीचे शो हो चुका है, लेकिन मैं अभी इसको ऊपर ही रखना चाहता हूँ। तो मैं अभी इस BR टैग को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूँ। तो देखिए लास्ट नेम फर्स्ट नेम के आगे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पासवर्ड और यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। और यहाँ लाइन ब्रेक करने के लिए 2 BR टैग का यूज कर लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ आ चुका है और इसका टेक्स्ट बार भी शो हो चुका है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ विशाल और यहाँ लिखता हूँ सिंह। यहाँ पासवर्ड टाइप करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ केवल डॉट्स ही शो हो रही हैं, क्योंकि पासवर्ड को सिक्योर रखना होता है। इसलिए यहाँ आप अपना जो भी पासवर्ड लिखेंगे आपको केवल डॉट्स ही शो होंगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फ़ोन नंबर और यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और यहाँ 2 BR टैग भी लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ फ़ोन नंबर शो हो चुका है और इसका टेक्स्ट बार भी शो हो चुका है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। नेम इज इक्वल टू जेंडर। और यहां लिखता हूं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। नेम इज इक्वल टू जेंडर। यहां मैं लिखूंगा मेल और यहां लिखूंगा फीमेल। यहां मैं लिख देता हूं सिलेक्ट जेंडर। अब मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउज़र को रिलोड करूंगा। तो देखिए यहाँ सिलेक्ट जेंडर शो हो चुका है। इसके अलावा मेल और फीमेल ऑप्शंस भी शो हो चुके हैं। मैं इस सिलेक्ट जेंडर को फ़ोन नंबर के नीचे लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ
और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा और ब्राउज़र को रिलोड करूँगा तो देखिए सिलेक्ट जेंडर फ़ोन नंबर के नीचे आ चुका है। यहाँ 2 रेडियो बटन शो हो रहे हैं, मेल और फीमेल। अब मैं मेल के रेडियो बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बटन चेक हो चुका है। अब यदि मैं फीमेल रेडियो बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बटन चेक हो चुका है और मेल का रेडियो बटन ऑटोमेटिक अनचेक हो चुका है। यानी कि मेल और फीमेल के रेडियो बटन में से हम केवल एक ही बटन को चेक कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे ABC, और यहाँ लिख देता हूँ CCC। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ABC और CCC रेडियो बटन्स भी शो हो चुके हैं। यदि मैं इन बटन में से किसी एक को चेक करता हूँ, दूसरा रेडियो बटन ऑटोमेटिक अनचेक हो जाता है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट और यहाँ लिखता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। और इस बटन टैग को क्लोज कर देता हूं और यहां मैं लिखता हूं सबमिट। लाइन को ब्रेक करने के लिए मैं इनको यहां से कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं। अब मैं इसको सेव करता हूं और ब्राउज़र को रिलोड करता हूं तो देखिए यहां सबमिट बटन शो हो चुका है। मैं यहाँ फॉर्म और लिख देता हूँ और अब इसको सेव करके रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ सबमिट फॉर्म लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर नेम। अब मैं इसको सेव करता हूं और ब्राउज़र को रिलोड करता हूं तो देखिए यहां फर्स्ट नेम के टेक्स्ट बार में एंटर योर नेम लिखा हुआ शो हो चुका है। यहां पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब मैं पासवर्ड में भी प्लेस होल्डर का यूज करना चाहता हूं तो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं और यहां लिख देता हूं पासवर्ड। अब मैं इसको सेव करता हूं और ब्राउज़र को रिलोड करता हूं तो देखिए पासवर्ड के टेक्स्ट बार में एंटर योर पासवर्ड लिखा हुआ शो हो चुका है। तो देखा आपने, आप यहाँ HTML की मदद से आसानी से एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि HTML में CSS का यूज कैसे किया जाता है। CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। CSS एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। HTML का इस्तेमाल वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाता है, जबकि CSS का इस्तेमाल वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। CSS के प्रयोग से वेबसाइट डेवलपर्स और यूजर्स आसानी से वेब पेज को अपनी सुविधा अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। CSS की मदद से आप अपने वेब पेज को डेकोरेट कर सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो, उसको कलरफुल कर सकते हो और एक बहुत ही अट्रैक्टिव वेब पेज बना सकते हो। HTML में CSS को 3 तरीके से यूज किया जाता है। पहला है इनलाइन CSS के द्वारा, दूसरा है इंटरनल स्टाइल शीट के द्वारा और तीसरा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट के द्वारा।
सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन CSS के बारे में। जब हम किसी HTML टैग के अंदर ही CSS लिखते हैं तो उसे इनलाइन कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि इनलाइन CSS कहते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ में CSS की प्रॉपर्टी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही लिखी जाती है, यानी कि आपको टैग के अंदर ही CSS का यूज करना होता है। अब मैं आपको इनलाइन CSS का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसको मैं कमेंट्स की मदद से बंद कर देता हूँ। मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि एंड में मुझे ये कोड आपको देने भी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो देखिए स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ मैं लगाता हूँ p टैग और यहाँ लिखता हूँ माय नेम इज विशाल और इस p टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और 4 बार यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ चुका है माय नेम इज विशाल। ये 5 बार लिखा हुआ है क्योंकि हमने कोड में 5 बार p टैग का यूज किया है। अब मैं यहाँ इनलाइन CSS का यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कलर कोलन चिन्ह और यहाँ लिखता हूँ रेड और यहाँ सेमीकोलन भी लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ दूसरे नंबर पर माय नेम इज विशाल रेड कलर में शो हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरनल CSS के बारे में। इंटरनल CSS के लिए हेड टैग में CSS स्टाइल को लिखा जाता है। इस CSS के द्वारा हम पूरे वेब पेज को एक साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि पूरे वेब पेज में कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल, बॉर्डर, इमेज बैकग्राउंड इन सभी को एक साथ लगा सकते हैं। अब मैं आपको इंटरनल CSS का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ हेड टैग में आ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्टाइल और इस स्टाइल टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ p कलर कोलन चिन्ह रेड और यहाँ सेमीकोलन भी लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ माय नेम इज विशाल रेड कलर में शो हो चुका है। हमने 5 p टैग का यूज किया था और यहाँ 5 p टैग का कलर रेड हो चुका है। मैं यहाँ एक और p टैग लगाता हूँ। इसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ जो हमने लिखा था वो रेड कलर में शो हो चुका है। अब मैं यहाँ H1 हेडिंग लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ लाइक दिस वीडियो और इस H1 हेडिंग को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ H2 और यहाँ लिखता हूँ शेयर दिस वीडियो और इस H2 हेडिंग को भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ H1 और यहाँ लिखता हूँ लाइक एंड शेयर और इस H1 हेडिंग को भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ऊपर स्टाइल टैग में आ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ H1
कलर ग्रीन। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और लाइक एंड शेयर यहाँ शो हो चुके हैं। और H1 हेडिंग में हमने ग्रीन कलर का यूज़ किया था, इसलिए यहाँ लाइक दिस वीडियो और लाइक एंड शेयर ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल CSS के बारे में। एक्सटर्नल CSS एक अलग स्टाइल शीट फाइल है जो HTML फाइल के साथ लिंक होती है। एक्सटर्नल CSS को एक अलग फाइल में क्रिएट किया जाता है और उस फाइल को .css एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। HTML फाइल के साथ एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए HTML के हेड भाग में लिंक टैग का यूज किया जाता है। इसका उपयोग करने से HTML फाइल में CSS कोड ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं आपको एक्सटर्नल CSS का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। अब मैं इसको सेव करता हूं और ब्राउज़र को रिलोड करता हूं तो देखिए यहां रेड ग्रीन दोनों कलर रिमूव हो चुके हैं। अब मैं Ctrl+N का यूज करके एक नई फाइल खोलता हूं। यहां मैं लिखता हूं P कलर कोलन चिन्ह ग्रीन और यहाँ सेमीकोलन भी लगा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ बॉडी बैकग्राउंड कलर कोलन चिन्ह ब्लू सेमीकोलन और यहाँ लिखता हूँ H1 कलर कोलन चिन्ह येलो सेमीकोलन। अब मैं इसको सेव करता हूं। मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं, इसलिए यहां डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूं। यहां फाइल नेम लिखूंगा style.css और सेव बटन पर क्लिक कर देता हूं। डेस्कटॉप पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां मेरी फाइल style.css सेव है। अब मैं home.html में आ जाता हूं और इस स्टाइल टैग को यहां से रिमूव कर देता हूं। अब मैं यहां लिखता हूं लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट href इज इक्वल टू style.css। अब मैं इसको सेव करता हूं और ब्राउज़र को रिलोड करता हूं तो देखिए यहां बैकग्राउंड ब्लू हो चुका है और P टैग में लिखा सारा टेक्स्ट ग्रीन हो चुका है। इसके अलावा H1 हेडिंग में लिखा लाइक दिस वीडियो और लाइक एंड शेयर येलो हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा HTML में जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका यूज वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम एक वेब पेज में डायनेमिक फीचर्स को डाल सकते हैं। इसका उपयोग गेम और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए भी किया जाता है। जावास्क्रिप्ट का प्रयोग यूजर की सूचना जैसे IP एड्रेस, ब्राउज़र की डिटेल्स आदि को एकत्रित करने के लिए भी किया जाता है। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम रखूंगा जावास्क्रिप्ट। अब फाइल पर क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक कीजिए। इससे एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर HTML लिखिए और फाइल पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पर जो जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है वहाँ पर इस फाइल को सेव कर लीजिए।
मैं इस फाइल का नाम index.html रखूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर फाइल पर क्लिक कीजिए और न्यू पर क्लिक कीजिए। इससे दोस्तों एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर टाइप कीजिए document डॉट राइट और यहाँ पर लिखिए दिस इज एन एक्सटर्नल JS। और दोस्तों सेमीकोलन लगा दीजिए। अब फाइल पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। जावास्क्रिप्ट फोल्डर में इसको सेव कीजिए और इस फाइल का नाम मैं रखूँगा text.js। यहाँ पर टाइप कीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क DOCTYPE HTML। इसके बाद यहाँ पर हेड लिखिए और एंटर दबाकर इस हेड टैग को क्लोज कीजिए। इसके बाद बॉडी लिखिए और इस बॉडी टैग को भी क्लोज कीजिए और लास्ट में HTML टैग को भी क्लोज कर दीजिए। अब हेड सेक्शन में आइए और यहाँ पर टाइटल टैग लगाइए और इस टाइटल टैग को क्लोज कीजिए और यहाँ पर लिखिए टेस्टिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर टाइप कीजिए स्क्रिप्ट टाइप text/javascript और इस स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कीजिए। एंटर दबाइए और नीचे टाइप कीजिए स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू text.js और इस स्क्रिप्ट टैग को भी क्लोज कीजिए। अब दोस्तों फाइल पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। इसके बाद रन पर क्लिक कीजिए और लॉन्च इन क्रोम पर क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है दिस इज़ एन एक्सटर्नल JS। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कोड लिखा है वो वर्क कर रहा है। इसके बाद दोस्तों text.js में आइए और यहाँ पर टाइप कीजिए document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और यहाँ पर लिखिए th.inner HTML बराबर दिस इज ए पैरा। और सेमीकोलन लगा दीजिए।
अब दोस्तों index.html में आइए और यहाँ से इस स्क्रिप्ट टैग को कट कीजिए और बॉडी के नीचे पेस्ट कर दीजिए। अब बॉडी सेक्शन में आइए, यहाँ पर दोस्तों हम एक पैराग्राफ को डिफाइन करेंगे। ये जो पी टैग है वो पैराग्राफ को डिनोट करता है। इस पी टैग में हम एक आईडी का यूज करेंगे और उसका नाम रखेंगे th। इसके बाद फाइल पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद text.js फाइल को भी सेव करेंगे। इसके बाद दोस्तों index.html में आके रन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने लिखा है दिस इज़ ए पैरा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कोड लिखा है वो वर्क कर रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कमेंट्स के बारे में। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसी चीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं जिससे हम दूसरे प्रोग्रामर को कन्वे कर सके। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि इट इज़ वैलिड फॉर 15 days, तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ एरर शो करेगा। एरर से बचने के लिए हम कमेंट यूज करते हैं। कमेंट हम जावास्क्रिप्ट में डबल स्लैश से डिनोट करते हैं। अब हम text.js में भी एक कमेंट लिखेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ डबल स्लैश ऑथर विशाल। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं और यहाँ रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये था सिंगल लाइन कमेंट। यदि हमें मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना हो तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे /* और यहाँ */। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो एक कमेंट होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप इसे मिटा दीजिए और इसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखते हैं। दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कोड थोड़ा अच्छा दिखेगा। मैं इस कमेंट को स्टार्टिंग में डालता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ऑथर विशाल। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। अगर मैं चाहता हूं कि ये दो लाइनें शो ना हो तो मैं डबल स्लैश लगा दूंगा। और मैं इसे सेव करके रन करके दिखाऊंगा तो ये ब्लैंक आ जाएगा। अब मैं यहाँ वेरिएबल बनाऊंगा। जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल where कीवर्ड का यूज़ करके बनाते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ where a1 5 तो ये एक वेरिएबल बन गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ where a2 this is me। अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने वेरिएबल सिर्फ बनाया है, अभी यूज़ नहीं किया है।
यूज करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा document.write A1 मैं अब इसको सेव करके रन करता हूं तो देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं यहाँ 85 लिखता हूं और सेव करके रन करता हूं तो देखिए 85 यहाँ लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं where A111 बनाऊं और इसको 10 कर दूं तो मैं A1 प्लस A111 लिखकर इसको ऐड भी कर सकता हूं। अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो देखिए 95 आ चुका है, क्योंकि 85 प्लस 10 95 होता है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आप बताएंगे नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अब हम बात करते हैं document.write के भाई की, जिसका नाम है console.log। document.write कोई भी चीज़ को डॉक्यूमेंट पर लिख देता था, लेकिन console.log डॉक्यूमेंट पर ना लिखकर कंसोल पर लिख देगा। उससे क्या होगा कि इसे केवल डेवलपर ही देख पाएगा। यहां मैं लिखता हूं दिस इज कंसोल। और इसे सेव करके रन करता हूं। अब मैं इंस्पेक्ट पर जाके कंसोल पर क्लिक करूंगा। और देखिए दिस इज कंसोल लिखा हुआ आ गया। console.log डिबगिंग पर्पज के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं अलर्ट फंक्शन के बारे में। अलर्ट फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए कि मैं यूज़र से कुछ भी प्रॉम्प्ट लेता हूं और उसको अलर्ट करना चाहता हूं, तो मैं अलर्ट और प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज कर सकता हूं। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एज नाम से और लिखूंगा प्रॉम्प्ट। इसके बाद लिखूंगा टेल मी योर एज। इसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा। इसको सेव करूंगा और इसके बाद जैसे ही इसको रिलोड करूंगा तो ये कह रहा है टेल मी योर एज। यहां मैं लिखता हूं 24। तो देखिए अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिंपली वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब मैं यहां लिखूंगा document.write और यहां लिखूंगा योर एज इज। इसके बाद एक कोमा लगाऊंगा और लिख दूंगा एज। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा और रिलोड करूंगा तो ये कह रहा है व्हाट इज योर एज। मैं यहाँ लिखूंगा 24। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया है योर एज इज 24। यहाँ पर मेरा 95 और योर एज इज 24 चिपक गया है। ये क्यों चिपका? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई न्यू लाइन करैक्टर नहीं दिया। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कोमा लगाकर
एक br टैग दे दूंगा। br टैग लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पर मैं एक स्पेस दे दूंगा। अब मैं सेव करके रन करता हूँ और रिलोड करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 24। तो देखिए योर एज इज 24 नीचे न्यू लाइन में लिखा हुआ आ चुका है और 24 से पहले स्पेस भी आ चुका है। अब अगर मैं एज को document.write ना करा के अलर्ट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ अलर्ट यूज करूँगा। अब मैं सेव करूँगा और रिलोड करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा 24। तो देखिए ये अलर्ट हो जाएगा। अब एक बार प्रकाश डालते हैं A1 प्लस A111 में और A1 कोमा A111 में। तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। मैं इसमें कोमा लगा दूंगा। मैं इसको सेव करके रिलोड करूंगा। मुझे प्रॉम्प्ट को एक बार हटाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके लिए मैं कमेंट्स का यूज करूंगा। मैंने प्रॉम्प्ट और अलर्ट दोनों को हटा दिया है। अब मैं इसे सेव करूंगा और इसको रिलोड करूंगा। तो देखिए ये 95 और 8510 मुझे दिखा रहा है, यानी कि अगर मैं प्लस यूज करता हूँ तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा, लेकिन अगर मैं कोमा यूज करता हूँ तो ये दोनों को एक साथ लिख देगा। तो आपको ऐड और कोमा में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को अब थोड़े से और मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाता हूँ। अभी हमारे डॉक्यूमेंट में 95 और 8510 लिखा हुआ है, इसलिए मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ document.write सिक्स प्लस 8 कोमा 6 प्लस 8। और br टैग भी लगा देता हूं। यहाँ पहले वाला जो 6 प्लस 8 है वो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा और बाद वाला 6 प्लस 8 एज ए इंटीजर प्रिंट होगा। इन दोनों का सम। मैं इसको कॉपी करता हूँ और 4 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंट ये लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके रिलोड करता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ इज इक्वल टू और लगा लेते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ। तो देखिए 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 आ गया है। 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2 आ गया है। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 8 6/8 और 6% 8 भी आ चुके हैं।
अब दोस्तों हम थोड़ा सा एडवांस काम करेंगे और एक सिंपल ऐप बनाएंगे। मैं अपने पुराने कोड को मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करके कमेंट कर दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा /* और यहाँ लिखूंगा */। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में रिलोड करूंगा तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। दोस्तों अब ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ऐप होगी कुछ दोस्तों के बीच में खाने का खर्चा बांटने की। मान लीजिए आप अपने 10 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ आपका खाने का टोटल खर्चा हुआ मान लेते हैं 25.5 रुपीज़ GST के साथ में। वहाँ किसी एक दोस्त ने उसको पे कर दिया और अब आपको उस खर्चे को सभी 10 दोस्तों में बराबर बांटना है। तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ लिखूंगा where food cost is equal to 256.5। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा document.write the total cost of food was फूड कॉस्ट। इसके बाद मैं लिखूंगा document.write each one of you has to pay food cost by 10। और मैं यहाँ BR टैग भी लगा दूंगा। इसके बाद मैं इसको सेव करूंगा और रिलोड करूंगा। मैं यहाँ स्पेस और लगा देता हूं। अब मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ चुका है द टोटल कॉस्ट ऑफ फूड वाज 256.5 और ईच वन ऑफ यू हैज़ टू पे 25.65 रुपीज़। खाने का टोटल खर्चा था 256.5 रुपीज़ और 10 दोस्तों में प्रत्येक को 25.65 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये थी हमारी सिंपल सी ऐप। इस ऐप को और मसालेदार बनाने के लिए मैं यहाँ प्रॉम्प्ट यूज करूँगा और यहाँ टाइप करूँगा व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। अब मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउज़र को रिलोड करूंगा तो देखिए ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। अगर टोटल अमाउंट मैं 150 लेता हूं तो 10 दोस्तों में प्रत्येक को 15 रुपये पे करने होंगे। और अगर मैं टोटल अमाउंट 300 रुपये लेता हूं तो प्रत्येक को 30 रुपये पे करने होंगे। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं और यहां लिखता हूं where NO is equal to prompt number of people
और यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको 10 से डिवाइड करने के बजाय NO से डिवाइड करूँगा। अब मैं इसे सेव करूँगा और ब्राउज़र को रिलोड करूँगा। टोटल ऑफ अमाउंट 80 और नंबर ऑफ पीपल एट, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ चुका है द टोटल कॉस्ट ऑफ फूड वाज 80 और ईच वन ऑफ यू हैज़ टू पे 10। अगर आप छोटी छोटी ऐप बनाना सीख गए तो आप बड़ी ऐप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये थे HTML के कुछ बेसिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। इसका कोड मैं trendup.in वेबसाइट पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड वी विल मीट सून।